अच्छा, अब जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना, फ्रंटल लोब के कॉर्टिकल एरिया था हमारे पास, फ्रंटल लोब, उसके हमने फर्दर आगे जो उसके एरियाज थे वो पढ़े थे। अब मैंने बताया था कि जो फ्रंटल लोब होता है दैट इज बेसिकली फॉर मोटर इंफॉर्मेशन, फॉर प्रोसेसिंग मोटर इंफॉर्मेशन, और जो सेंट्रल सर्कस से बिहाइंड का जितना एरिया होता है, पीछे का एरिया, वो एरिया जो होता है वो सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एरिया होता है। तो अब सेंट्रल सर्कस से आगे फ्रंटल लोब लाई करते हो, सेंट्रल सर्कस के पीछे पैराइटल लोब लाई करता है। बेसिकली सेपरेशन ही इस तरह हो रही होती है ना फ्रंटल और पैराइटल लोब की। अब जो पैराइटल लोब है इसके ना 3 एरियाज होते हैं हमारे पास: प्राइमरी सिमेस्थेटिक एरिया, सेकेंडरी सिमेस्थेटिक एरिया, सिमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। सिमेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इसको इन सेंस यूज करते हैं कि जो टेक्टाइल सेंसेशंस होती है ना हमारी बॉडी की, जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया, हम लिम्स को पोजीशन करते हैं, हमारे बालों को कोई छेड़ता है, एक्सेट्रा, इस तरह की जो सेंसेशंस होती है सेंसरी, उनको हम बोलते हैं सोमेस्थेटिक सेंसेशन। इसको हम प्राइमरी सेंसरी एरिया भी बोल सकते हैं। खैर, हमारे पास पैराइटल लोब में ये 3 एरियाज होते हैं। अब हम एक दफा चेक करते हैं पैराइटल लोब जो है ये लाए कहाँ करता है। ये हमारे पास फ्रंटल लोब था, ये सेंट्रल सर्कस था, सेंट्रल सर्कस से आगे ये फ्रंटल लोब था, और ये पीछे जो ये वाला सारा मोटर इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा था, ये वाला सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब ये सेंट्रल सर्कस से पीछे का जो एरिया है ये पैराइटल लोब है। हम देखें तो सेंट्रल सर्कस ये लैटरल सर्कस है, ये वाली जो ये चीज है ये लैटरल सर्कस है। ये जो लैटरल सर्कस से ऊपर, सेंट्रल सर्कस के पीछे, और पेराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस के आगे ये पेराइटल लोब प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये लैटरल सर्कस जरा ज्यादा क्लियर पता चल रहा है, ये लैटरल सर्कस है। ये जो है ना हमारे पास पेराइटल लोब, पैराइटल लोब को फ्रंटल लोब से किस तरह सेपरेट हो रहा है, थ्रू सेंट्रल सर्कस। ऑक्सीपिटल लोब से किस तरह सेपरेट हो रहा है, थ्रू पेराइटस ऑक्सीपिटल सर्कस। और जो टेम्पोरल लोब से किस तरह हो रहा है, थ्रू लेटरल सर्कस। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है। अब मैंने बताया था कि ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस था, तो उससे आगे प्री सेंट्रल गायरस था। प्री सेंट्रल गायरस में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स होते थे। ठीक है, वो बात होगी थी। अब अगर क्योंकि वो प्री सेंट्रल गायरस था कि वो सेंट्रल गायरस से पहले आ रहा था, तो ये सेंट्रल गायरस के बाद आ रहा है, तो दैट इज पोस्ट सेंट्रल गायरस। जो ये वाली ब्लू मार्जिन है ना पेराइटल लोब की, दिस इज बेसिकली दी पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। इसको हम प्राइमरी सोमेटिक सेंसरी एरिया भी बोलते हैं, या सेंसरी कॉर्टेक्स S1 भी बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छा, जो हमारे पास प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया होता है ना, ये मेन सेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन होता है। यहीं से सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये। अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पर जिसका मैंने फ्रंटल लोब में भी बताया था कि जो ब्रेन में जो हमारी पिक्चर चल रही होती है होमनक्यूलस की फॉर्म में, वो मतलब नीचे से ऊपर चल रही होती है, तो इसी तरह पेराइटल लोब में भी यही होगा कि जो ये प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है ना, इसमें भी यही चीज हो रही होगी कि जो लेटरल साइड पे अबव टेम्पोरल लोब जो रीजन होगा, दैट इज दिस रीजन। ठीक है, जो ये वाला रीजन होगा ना, यहाँ से हमारी जो है वो पाँव वगैरह हम पिक्चर करेंगे। देन इस तरफ आगे मीडियली, ये जो लेटरल साइड है ना, मीडियली तक जाकर ये मीडियल साइड तक जाकर हमारे पास बनेगा ना, सर बनेगा इसका। ठीक है, तो खैर ये होमनक्यूलस की पिक्चर यूं बनेगी। अच्छा, ये हमारे पास ब्रॉडबैंड एरिया 3, 1 एंड 2 में प्रेजेंट है। मेजर एरिया 3 है इसका, 1 एंड 2 इसका पार्ट है। ठीक है, अब वही बात की जो इसकी इसका जो साइज है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेन सेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन है, सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन यहीं से पुट होगी।
देन हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस आ जाता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जो इसके प्रोजेक्शन फाइबर्स है ना उसमें इफ्रंट और एफरंट फाइबर्स, इफ्रंट वो जो आ रहे हैं, एफरंट वो जो जा रहे हैं, वो फाइबर्स जो है वो कॉर्टेक्स के साथ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का यूनाइट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को लोअर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ यूनाइट करते हैं। ठीक है, फिर अगर ये ना यूनाइट करते होते तो फिर ये तो एक टोटली अलग चीज हो जाती सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे पास प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, दैट इज प्राइमरी क्या नाम था, सोमेस्थेटिक एरिया, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में। और ये होमनक्यूलस था हमारे पास। ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स था। इस जगह से अगर हम देखना शुरू करें तो जेनिटल्स, टोज, लेग्स, हिप्स, ट्रंक, इस तरह करके यू बनाएगा। और इसमें जो हमारा फेस होगा ना, बिकॉज अब अच्छा एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है कि अब हम हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं कि वो हेमिस्फीयर एक राइट साइड का हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड की बॉडी को देखेगा। इन केस ऑफ लिप्स ये बात ऐसी नहीं है, लिप्स में सीधा सीधा होता है। ठीक है, राइट साइड का राइट पोर्शन ऑफ लिप्स को देखेगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पोर्शन ऑफ लिप्स को देखेगा। लिप्स जो होते हैं ना वो अपनी साइड पर ही, उनकी इंफॉर्मेशन अपनी साइड पर ही जाती है। ठीक है, लेकिन जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है, जो सर हो गए, पाँव हो गया, होमनक्यूलस हो गया, सॉरी होमनक्यूलस में ये चीजें इस तरह बनती है। ठीक है, इसमें देखें हैंड्स आपको बड़े नजर आएंगे, फेस आपको बड़ा नजर आएगा, लिप्स आपको बड़े नजर आएंगे, बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपको छोटे नजर आएंगे जब आप अगर इसको पिक्चर करें। अब ऐसा ऐसा दिखेगा, हैंड्स बड़े होंगे, लिप्स बड़े होंगे, बाकी पार्ट ऑफ द बॉडी आपको छोटा नजर आएगा। ये देखिए लेग्स कंपैरेटिवली। देन हमारे पास सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया आ जाता है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया जो होता है इसको सोमैटिक, सेकेंडरी सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स या S2 भी बोलते हैं। अच्छा ये प्राइमरी जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बिकॉज वो तो चलो मेन सेंसरी एरिया, ये उसको असिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके कनेक्शंस की डिटेल अननोन है। ये देखिए ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है और ये इसी के नीचे ये प्रेजेंट है सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, देन हमारे पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया आ गया। ठीक है, ये सुपीरियर पेराइटल लोब को ऑक्यूपाई करता है। अब इसमें ब्रॉडमैन एरिया 5 एंड 7 आ जाता है। ठीक है, और थ्रू दिस ये एसोसिएशन एरिया है ना, तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को एसोसिएट करें दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ। तो इस वजह से देखिए अगर हम कोई पहली दफा चीज देखते हैं कहते हैं वाओ ये तो चीज ऐसी है। ठीक है, तो जब हमें कुछ टाइम बाद दोबारा वो चीज को कि हाँ यार ये हमने देखी हुई है, तो ये हम ऑब्जेक्ट्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं। और स्टेरोग्नोसिस भी जो है वो सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया से आता है। आप सारी जिंदगी पेन पकड़ते रहते हैं, ठीक है, आपकी आंखों पे पट्टी बांधे आप गेम खेल रहे हैं कि आप जो है वो पेन आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, आप कहेंगे यार ये तो पेन है। तो जो हमारी विजुअल सेंसेशन थी या जो हमारी जो है सेंसरी इस तरह सेंसेशन थी, जो टेक्टाइल सेंसेशन में आ जाती है, स्टेरोग्नोसिस आ जाता है, वो चीजें हम जो है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया हमें इनेबल करता है कि हम वो चीजें रिकॉग्नाइज कर सकें। या हमारे पास जो है यहाँ पर ही हमारे पास सोमेस्थेटिक एरिया, तो ये देखो ये एरिया 5 एंड 7 है, तो ये पोस्टीरियर पेराइटल कॉर्टेक्स आ गया। तो जो ये सुपीरियर रीजन आ गया ना, पेराइटल लोब कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ये चीज डाउनफॉल पे थी, ये चीज सुपीरियरली है। यहाँ पर भी ये देखें ये सुपीरियरली है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सुपीरियर साइड पर पेराइटल लोब के प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम एक और चीज देखें तो ये पैराइटल लोब का पोस्टीरियर रीजन भी आ जाता है, तो हम इसको पोस्टीरियर या सुपीरियर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, सुपीरियर पैराइटल लोब पर। देन हमारे पास आ गया ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में भी हमारे पास फर्दर 3 एरियाज होते हैं। एक तो प्राइमरी विजुअल एरिया हो गया। अच्छा ऑक्सीपिट जो होता है ना वो बेसिकली उसमें हमारा सारा विजुअल सेंसेशंस आते हैं। इसमें थी हमारे पास ज्यादा सोमेस्थेटिक सेंसेशंस थी, लेकिन इसमें अब हमारे पास सारी विजुअल सेंसेशंस आती हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी विजुअल एरिया आ गया, सेकेंडरी विजुअल एरिया आ गया, ऑक्सीपिटल आई फील्ड आ गई। ठीक है, वहां पर हमारे पास फ्रंटल लोब में फ्रंटल आई फील्ड थी ना, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीपिटल आई फील्ड होगी। अच्छा क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो गिर जाए ना, तो उनके सर के पीछे चोट लग जाए, तो क्या होता है कि फिर उनकी नजर चली जाती है। और बच्चों में ये ज्यादा कॉमन इसलिए होता है बिकॉज उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता, वो सूचर्स नहीं बने होते बीच में।
अब प्राइमरी विजुअल एरिया जो है ये ब्रॉडबैंड एरिया 17 में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैल्कराइन सल्कस। अच्छा, अब हमने कैल्कराइन सल्कस नहीं देखा था, बाकी सल्कस देख लिए थे। या हमारे पास लेटरल सल्कस था। लेटरल सल्कस के आप पोस्टीरियरली जाएं तो जो ये सल्कस बन रहा होता है दैट इज कॉल्ड कैल्कराइन सल्कस। ये देखो ये सल्कस, ये सल्कस, दिस इज कॉल्ड कैल्कराइन सल्कस। तो ये इस जगह जो है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैल्कराइन सल्कस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना, यहाँ पर हमारे पास एफरेंट फाइबर आ रहे होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एज अ प्रोसेसिंग स्टेशन काम करता है। मतलब इस जगह पर आकर सारी जो इंफॉर्मेशन के वो प्रोसेस होती है, ठीक है। रेटिना से आ रही है तो वो ऑक्सीपिटल लोब में आएगी, ठीक है। तो वहां पर आके जो ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होगी ना, यहाँ पर आके वो सारी जो आएगी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगी। तो जो प्राइमरी विजुअल एरिया है या प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी से बोलते हैं, ये एफरेंट फाइबर्स रिसीव करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। ऑप्टिक काइज़म क्या होता है? ऑप्टिक काइज़म होता है ये यहाँ पर जो होती है ना ऑप्टिक नर्व टू, मतलब जो क्रेनियल नर्व टू होती है ना दैट इज द ऑप्टिक नर्व, वो यहाँ पर क्रॉस करती है, ठीक है। और जो ऑप्टिक काइज़म होता है वो बॉटम ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है। ये ऑप्टिक काइज़म बन रहा है। यहाँ पर हमारी इस तरफ की जो है ये आ रही है ऑप्टिक नर्व, इस तरफ की भी ऑप्टिक नर्व आ रही है, और यहाँ पर इस रीजन पर ये दोनों ऑप्टिक काइज़म बनाएंगी या क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। ये टेम्पोरल थी, ये टेम्पोरल थी। ये रेड वाली जो है यहाँ से ये आ रही है ऑप्टिक, यहाँ से ग्रीन वाली आ रही है ऑप्टिक, और इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ये जगह ऑप्टिक काइज़म बन गई है। और ये जो एरिया होता है ना ये बॉटम ऑफ द ब्रेन में इमीडिएटली बिलो द हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है। यहाँ पर आके रेटिना से, ये रेटिना था ना, रेटिना से सारी इंफॉर्मेशन आकर यहाँ प्रोसेस होती है। ये प्रोसेसिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ प्रोसेस होगी। देन प्रोसेस होने के बाद कहाँ जाएगी? प्राइमरी विजुअल एरिया में, क्योंकि उसके पास एफरेंट फाइबर्स हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के। तो हमारे पास सेकेंडरी विजुअल एरिया आ जाता है। सेकेंडरी विजुअल एरिया जो ब्रॉडबैंड एरिया 18 और 19 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्राइमरी विजुअल एरिया को सराउंड करता है, ठीक है, उसको मीडियल और लेटरल सरफेसेस से सराउंड करता है। अब ये जो होता है ना ये एफरेंट फाइबर्स रिसीव करता है फ्रॉम एरिया 17, ठीक है। और बाकी के जो कॉर्टिकल एरियाज होते हैं ना जिनको हम इसमें जो इस तरह की इंसुला इंसुला हो गया, टेस्ट एरिया वगैरह वगैरह, इस तरह के जो होते हैं ना एरियाज, कॉर्टिकल एरियाज, इनसे भी एफरेंट फाइबर्स रिसीव करता है और थैलेमस से भी रिसीव करता है, ठीक है। इसका काम इसका क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये विजुअल इंफॉर्मेशन जो रिसीव होती है ना पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस से, ये उसको प्रोसेस करता है। एक मिनट। अच्छा, हम बात कर रहे थे फंक्शन की इसकी, कि जो जितनी भी पास्ट विजुअल एक्सपीरियंस होता है ना उससे जो इंफॉर्मेशन, अच्छा हम जो विजुअल इंफॉर्मेशन अभी रिसीव हुई भी होती है किससे, ये पास्ट विजुअल, सॉरी विजुअल आर्ट्स से, ये पीवीए विजुअल आर्ट्स है, ठीक है। प्रेजेंट विजुअल आर्ट से पास्ट विजुअल एक्सपीरियंस से मतलब वो कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इनको रिलेट कर रहा होता है आपस में कि ये हमने पहले चीज देखी भी है नहीं देखी भी, ठीक है। या हमारे पास कैल्कराइन फिशर है ना, ये क्योंकि हमारे पास था कैल्कराइन सल्कस, तो ये हमारे पास कैल्कराइन फिशर आ गया। इसमें ये V2 V1 V2 फिर आगे ये सेकेंडरी विजुअल एरिया है, ठीक है।
ये जो V2 है दैट इज सेकेंडरी विजुअल एरिया, V1 इज प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है। ये V2 फिर यहाँ पर सेकेंडरी विजुअल एरिया है। अच्छा, ऑक्सीपिटल आई फील्ड आ गई। ऑक्सीपिटल आई फील्ड जो है वो सेकेंडरी विजुअल एरिया जो V2 था ना उसके अंदर लाई करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो वैसे हमारे पास जो फ्रंटल आई फील्ड थी वो कंजुगेट मूवमेंट करवाती थी ना आई की, तो ये जो है ये रिफ्लेक्स और एसोसिएटेड मूवमेंट्स करवाती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट जिसका मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि विंड है तो हम उसमें मतलब समझ लें आंधी चल रही है, अब हम बाहर खड़े होंगे, अब हमें आंखों में मट्टी जाने लगी तो खुद ही आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आंखें खोले हुए, जिस तरह अब देखें ये प्याज होता है, प्याज जिस वक्त काट रहे होते हैं तो लगने से पहले ही हमारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि आंखें बंद हो रही होती हैं, ठीक है, ताकि वो लगे ना। अब खैर ये जो है ये रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करती है और रिफ्लेक्सेस एसोसिएटेड मूवमेंट्स कंट्रोल करती है ऑफ द आई। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करें ना तो अब मतलब आप किसी चीज को ज्यादा देखें अपनी मर्जी से नहीं, मतलब रिफ्लेक्स आपका ऐसा होगा कि आप मुड़ के फौरन उस चीज को फॉलो करेंगे, अपनी आईज आपकी उस चीज को फॉलो करी होंगी, ठीक है। वो एसोसिएटेड मूवमेंट्स और जो बेसिकली रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स एंड एसोसिएटेड मूवमेंट्स ऑफ आई। उसके बाद हमारे पास आया था टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में हमारे पास फर्दर 3 कॉर्टिकल एरियाज होते हैं, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया एंड सेंसरी स्पीच ऑफ ब्रेन की। अच्छा, हमारे पास फ्रंटल लोब में था मोटर स्पीच एरिया ऑफ रिंकी, उसमें ब्रोका था, और एक और रिंकी का एरिया था, वो मुझे उसका नाम भूल गया आई गेस। खैर ये 3 एरियाज आ गए। अब जो टेम्पोरल लोब है बिकॉज ये कान के ऊपर प्रेजेंट है तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑडिटरी इम्पल्सेस आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सेंसरी स्पीच एरिया होगा, क्योंकि देखिए जो डेफ होता है तो वो फिर बोल भी नहीं सकता, तो क्योंकि स्पीच एरिया हमारा इसी जगह प्रेजेंट होता है। जो सेंसरी स्पीच एरिया होगा ना वो यहाँ पर होगा टेम्पोरल लोब में। अब प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का ब्रॉडमैन एरिया 41-42 है। सिचुएटेड ये कहाँ है, इंफीरियर वॉल ऑफ लेटरल सल्कस में। लेटरल सल्कस मैंने बताया था ना, ये लेटरल सल्कस था, इसके इंफीरियर वॉल में ये हमारे पास प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, ये लेटरल सल्कस, इसकी इंफीरियर वॉल में ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है। फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है, ये रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से करता है या मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से करता है, ठीक है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो आई से रिलेटेड है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो ईयर से एफिलिएटेड है, ठीक है। इसमें जो एंटीरियर पार्ट होगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड वो प्रोसेस करता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोसेस करता है। ये भी तो प्रोसेसिंग स्टेशन है ना, वो अगर था विजुअल प्रोसेसिंग स्टेशन तो ये हमारे पास ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्टेशन है, ठीक है। तो ये एफरेंट फाइबर्स रिसीव करेगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से, जिसका एंटीरियर पार्ट लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोसेस करता है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोसेस करता है। ये हमारे पास एरिया 41-42 है, इंफीरियर टू लेटरल सल्कस। देन आ गया ऑडिटरी सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, ये हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया 22 में, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41-42 में था, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया ब्रॉडमैन एरिया 22 में। अच्छा, ये जो है ना ये साउंड्स को इंटरप्रेट करता है और एसोसिएट करता है ऑडिटरी इनपुट को विद अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन। हम किसी की आवाज सुनते हैं, हमारे माइंड में पिक्चर आती है यार ये तो ये बंदा है, मैं अपनी मामा की आवाज सुनूं, ठीक है, तो मुझे अब मेरे माइंड में आ जाएगा यार तो मेरी मामा है, तो फिर क्या होगा कि वो साउंड को इंटरप्रेट करेगा, जो है सेंसरी इनपुट जो मिल रही है उसको जो है बाकी की सेंसरी इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो करेगा इंटरप्रेट। जब हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड है पिंक रीजन में, दिस वन ये मोटर है, ये सोमेटोसेंसरी है, ये विजन है, ठीक है। सॉरी ये सोमेटोसेंसरी है, ये विजन है, ये विजुअल पेराइटल है, ये विजुअल टेम्पोरल है। अब देखो पेराइटल में भी हमारे पास जो है विजुअल भी है,
टेम्पोरल में भी विजुअल भी है। फिर ये ब्रोकाज एरिया है, ये ऑडिशन के लिए, ऑडिटरी इम्पल्सिस के लिए ये 41 42। फिर ये वर्निकीज एरिया 22 है। कॉग्निशन के लिए हमारे पास ये सारा एरिया ये वाला। देन इमोशंस के लिए हमारा ये एरिया 38 है। फिर हम आ जाते हैं सेंसरी स्पीच एरिया ऑफ की टेम्पोरल लोब का एरिया है ये भी। ये लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर में लोकलाइज होता है, मेनली इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल टेम्पोरल गायरस याद हो वो हमने फ्रंटल गायरस पढ़ा था। या हमारे पास लेटरल सल्कस था, इसमें हमारे पास ये सुपीरियर फ्रंटल गायरस आई गेस। एक मिनट, हमारे पास ये है इस एरिया में। खैर जो है ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट है, लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ये ब्रोकास एरिया से आर्क्यूरेट आर्क्यूरेट फेशिकुलस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आर्क्यूरेट फेशिकुलस था यहाँ पर, ये इससे, ये ब्रोकास एरिया है, ये रनकीज एरिया है, ये इससे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कनेक्टेड किस चीज से है? आर्क्यूएट फेशिकुलस से। ये देखो, ये आर्क्यूएट फेशिकुलस। अच्छा, ये परमिट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज को। ठीक है, अब स्पीच से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है करेगा। एंड इनेबल अ पर्सन टू रीड अ सेंटेंस, अंडरस्टैंड इट एंड से इट आउट लाउड, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। तो ये मेरा कौन सा एरिया एक्टिवेटेड है? सेंसरी स्पीच एरिया ऑफ फ्रेंकी। ठीक है, तो ये एक ये इसका फंक्शन क्या है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप रिटन और स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब मेरा जो है चाइनीज पढ़ने के लिए मेरा ये एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। ठीक है, खैर ये फिर इसके अलावा ये आपको अलाउ करता है कि आप एक सेंटेंस को रीड कर सकें, आप उस सेंटेंस को समझ सकें और आप उसको बोल सकें। ठीक है, आर्क्यूएट फेशिकुलस होता क्या है? ये नजर आ रहा है कि ये फाइबर्स हैं जो कि ब्रोकास एरिया और उनके एरिया को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये लैंग्वेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फाइबर बंडल्स हैं जो कि लैंग्वेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लैंग्वेज एरिया जो कि फोनोलॉजिकल रिकॉग्निशन होती है, जहां से हम रिकॉग्नाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, ब्रोकास एरिया तक कनेक्ट करते हैं जहां से हम फोनोलॉजिकल प्रोडक्शन होती है, जहां से हम बोल सकते हैं। वो भी स्पीच एरिया था ना, वो मोटर स्पीच एरिया था। तो जो प्रोडक्शन कहाँ से होती है? हर काम ही मूवमेंट्स होता है। ठीक है, मसल मूव करेगा तो कोई चीज होगी। अब मैं जो बोल रही हूँ ना, तो जब मेरे लिप्स के इर्द गिर्द जो सर्कुलर में प्रेजेंट है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मेजर फंक्शन, उनका परफॉर्म हो रहा है, बाकी सारे मसल्स काम कर रहे हैं। तो जो ये मेरा फोनोलॉजिकल प्रोडक्शन हो रही है मेरे लिप्स से, ये ब्रोकास एरिया के थ्रू हो रही है। और जो रनकीज एरिया है उसके थ्रू मैं अपनी ही आवाज सुन सक रही हूँ, मुझे पता है ये मेरी आवाज है, मैं रिकॉग्नाइज कर रही हूँ उसे। ठीक है, ये मेरे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स था। ठीक है, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स था, ये ब्रोकास एरिया था जो कि मोटर स्पीच के लिए था। तो ये इसके साथ ही हमारे पास ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, वो बोला तो यहाँ से सुन लिया। ये रनकीज एरिया यहाँ से रिकॉग्नाइज करेंगे, अब यहाँ से फोनोलॉजिकल प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ से फोनोलॉजिकल रिकॉग्निशन हो रही है। इसका ब्रोकास एरिया एक्टिवेट हुआ। ठीक है, ये मोटर कॉर्टेक्स था, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, वन पे सबसे पहले ये लड़की बोली है ना, तो इसके कान में आवाज गई, ऑडिटरी इम्पल्स की रेनकीज एरिया को उसने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया तो ब्रोकास एरिया तक गया। उसने अगर हेलो बोला है, इसने रिकॉग्नाइज की बात, इसने सुनी कि क्या उसने बोला है, देन इसने नंबर 2 पे ब्रोकास एरिया था, इसने वहां पर मोटर स्पीच जाके पहले की प्रोसेस वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स तक गई। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ने बताया कि हाय बोलना है यहाँ पर, और देन वो हमारे मुंह से निकल जाती है यूं बात। उसने हाय बोला और फिर इसके अंदर भी सारा यही प्रोसेस हुआ। देन अदर कॉर्टिकल एरियाज कौन से होते हैं? टेस्ट एरिया होता है, वेस्टिबुलर एरिया होता है, इंसुला होता है। ठीक है, टेस्ट एरिया कौन सा होता है? ये लोअर एंड ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस पे सिचुएटेड होता है इन द सुपीरियर वॉल ऑफ लेटरल सर्कस। वो इंफीरियर वॉल में था, ये सुपीरियर वॉल में है लेटरल सर्कस के।
ब्रॉडमैन एरिया 43 होता है। इसके जो असेंडिंग फाइबर्स होते हैं उनको न्यूक्लियस सोलिटेरियस बोलते हैं, जो कि बेसिकली ब्रेन स्टेम होता है, और जो वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस होता है जो वो थैलेमस का पार्ट होता है, ठीक है, वो टेस्ट एरिया होता है। असेंडिंग फाइबर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस सोलिटेरियस के होते हैं ब्रेन स्टेम के, और जो वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस होता है वो थैलेमस का, वो टेस्ट एरिया होता है। ये लोअर एंड ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस पे होता है, दिस वन। ये देन आ गया वेस्टिबुलर एरिया। वेस्टिबुलर एरिया जो होता है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ये पोस्ट सेंट्रल गायरस और ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये प्री सेंट्रल सल्कस था, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, और पोस्ट सेंट्रल गायरस के नीचे प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो है ना, ये हेड को स्पेस में हम जो रख सकते हैं ना, वो इस एरिया की वजह से रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो हम पोजीशन अपनी चेंज करते रहते हैं और मूवमेंट अपनी चेंज करते रहते हैं हेड की, वो सारी इससे एसोसिएटेड रहती है। ये वेस्टिबुलर एरिया। फिर इंसुला आ गया। इंसुला क्या होता है? एरिया ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज कवर्ड विद इन द लेटरल सल्कस, ठीक है। ये लेटरल सल्कस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन परफॉर्मेंस के लिए जो है आर्टिकुलेटरी मूवमेंट नेसेसरी फॉर स्पीच, उसके लिए जो स्पीच परफॉर्मेंस की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है मूवमेंट्स की आपस में, ठीक है। अब ये हमारे पास हेमीस्फीयर्स थे ना, तो जब हमने लेटरल सल्कस को खोला तो बीच में जो है ये गायराई ऑफ इंसुला थे, ये हमारे पास इंसुला प्रेजेंट था, ठीक है। अब एक दफा फंक्शनल एरियाज को दोबारा से देख लेते हैं। मोटर एरिया हमारे पास ये था, सेंट्रल गायरस से आगे मोटर एरिया था। मोटर एरिया में हमारे पास ये पहले प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स आ गया, देन प्री मोटर कॉर्टेक्स आ गया जिसको सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, देन फ्रंटल आई फील्ड आ गई, देन हमारे पास ये ब्रोकास एरिया था, देन ये वाला हमारे पास जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर हम सेंट्रल सर्कस से पीछे का व्यू देखें तो वो सारा सेंसरी एरिया था, तो ये सेंसरी एरियाज एंड रिलेटेड एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पेराइटल लोब का प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स था, ठीक है। देन सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स था, यहाँ पर हमारे पास था सेकेंडरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सोमेटिक सेंसेशंस के लिए होते हैं। देन हमारे पास टेम्पोरल लोब में आ जाते हैं। टेम्पोरल लोब में हमारे पास हियरिंग के थे, तो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया यहाँ पर प्रेजेंट था, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट था। देन जो हमारे पास एक और था सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वो यहाँ पर शो नहीं किया गया लेकिन वो भी इधर ही प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर जो है हमारे पास विजन के लिए आ गया ऑक्सीपिटल लोब में, तो ये हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स था जो मैंने बताया था कैल्कराइन सल्कस के पास होता है, ठीक है। V2 V1 V2 याद हो तो। फिर विजुअल एसोसिएशन एरिया ये वाला, बाकी जितना भी एरिया था वो विजुअल एसोसिएशन एरिया था जो कि एसोसिएट करता है। देन हमारे पास टेस्ट एरिया आ जाता है। टेस्ट एरिया में हमारे पास गस्टेटरी कॉर्टेक्स आ जाता है, इधर लेटरल सर्कस के नीचे जो इंसुला होता है। देन रेनिकीज एरिया आ जाता है। ये रेनकीज एरिया जो है वो फोनोलॉजिकल रिकॉग्निशन करता है। यहाँ से हमारे पास आर्क्यूएट वेसिकुलस था जो कि ब्रोकास एरिया को जोड़ रहा था रेनकीज एरिया के साथ, और ब्रोकास एरिया जो है वो फोनोलॉजिकल प्रोडक्शन कर रहा था। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल नोट्स है, ये हमने एक छोटा सा समराइज किया था इन सबको चीज़ों को एक साथ। अब हमारे पास ये क्लिनिकल नोट्स क्या है, इसकी अप्लाइड एनेटमी या अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लीजन हो जाए या सेरेब्रल ट्यूमर बन जाए या वेस्कुलर एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कि कोई वेस्कुलेचर फट जाए, ऐसा होता है ना, नर्व रप्चर हो गई है तो जो है वो ब्लड ब्लड आ गया सारा, फिर उसके बाद प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है ब्रेन में। फिर उसके बाद अलावा अगर सर्जरी हो या हेड इंजरीज हो, ठीक है। मसल स्पास्टिसिटी में क्या होता है? अच्छा, जब मसल की परफॉर्मेंस या मस्कुलर टोन
जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना, जिसको हाइपरटोनिया बोलते हैं, तो फिर मसल की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से स्पास्टिसिटी होती है, ठीक है। इसको टाइटनेस भी बोलते हैं, स्टिफनेस भी, पुल ऑफ मसल भी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। पायरामिडल ट्रैक्ट क्या होता है? जहां से any of the important motor nerves on each side of the central nervous system that run from sensory motor areas of the cortex to the brainstem to motor neurons of cranial nerve nuclei and the ventral root of spinal cord। ये वो जो हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स पढ़े थे, अगर याद हो तो, ये वो वाला जो था कि जो हमारे पास मोटर नर्व्स होती हैं वो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, अब उनके वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक या न्यूक्लियाई तक जाती हैं, तो ये जो वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन रहे थे ना, इनको पायरामिडल ट्रैक बोलते हैं। एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक क्या होते हैं? जो कि न्यूरल नेटवर्क होता है, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि मोटर सिस्टम का पार्ट होता है। अब जो मोटर सिस्टम होता है ना, वो इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट्स करवा रहा होता है, और ये हमारे मूवमेंट्स को मॉड्यूलेट करता है, उनको मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक के थ्रू ये सारा होता है। देन एक्सप्रेसिव एफेजिया क्या होता है? इसमें जो है वो ब्रोकास रीजन में लीजन हो जाती है। अच्छा, अब हम बोल नहीं सकते हैं, तो फोनोलॉजिकल स्पीच प्रोडक्शन कहाँ से होनी थी? ब्रोकास एरिया से। तो अगर वहां पर लीजन हो जाएगी तो एक्सप्रेसिव एफेसिया होगा, क्योंकि हम फिर हमारे पास फिर हमारी वो एबिलिटी बोलने की खत्म हो जाएगी। रिसेप्टिव एफेसिया होगा तो फोनोलॉजिकल रिकॉग्निशन हमने कहाँ से करनी थी? वेंकीज एरिया से। तो जो अगर यहाँ पर अगर लीजन हो जाएगी तो फिर हम ना सुन सकेंगे, ठीक है, और ना फिर हमें जो है रिटन वर्ड्स हम प्रोसेस कर सकेंगे ये क्या लिखा हुआ है। ग्लोबल एफेजिया हो जाए तो उसमें हमारे पास देखो ग्लोबल यानी कि दोनों चीजों का, इसमें पूरे ग्लोब को कवर करेंगे, ब्रोकास और रेनकी दोनों एरियाज में लीजन हो जाए तो। ईईजी क्या होता है? इसको इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम बोलते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो हम हार्ट की ईसीजी करते हैं, ठीक है। तो जो हम ब्रेन की अगर हम उसको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को वो करना चाहिए, टेस्ट उसको करना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राम ईईजी से करेंगे उसको, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन देखी जाती है। और अगर फर्ज करें किसी को सीजर्स होते हैं ना, तो वो इससे सीजर्स डायग्नोज हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्या क्या चीजें डायग्नोज कर सकता है? एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी केमिस्ट्री दैट अफेक्ट द ब्रेन, ठीक है। मतलब कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जो कि ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो है नर्व में नर्व्स का कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी मतलब इन चीजों में आता है। अल्जाइमर्स डिजीज होती है एज 70 से स्टार्ट के, उसका ऑनसेट जो होता है ना वो उसको होने में 10 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो वो तब जाकर 10 ईयर्स बाद पता चलता है भाई इनको तो अल्जाइमर स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वो प्रोसेस करता है वो रैपिड प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है। सब कुछ भूल जाता है। तो जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसमें भी यही है कि वो और वो डायग्नोज भी अर्ली स्टेजेस पर ही होता है, तो वो ईईजी से ही डायग्नोज भी होता है। कंफ्यूजन होती है, हेड इंजरीज होती हैं, इन्फेक्शन, अच्छा मैंने बताया था प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो भी ईईजी से ही चेक करते हैं। इन्फेक्शंस होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं, सारी चीजें ईईजी से ही चेक होती है। आप बार बार अनकॉन्शियस हो रहे हैं, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज है, स्लीप है, एपिलिप्सी है। एपिलिप्सी क्या होती है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को ना मतलब रिपीटेडली सीजर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। वो सीजर्स खुद ही कंट्रोल हो जाते हैं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। और इसमें जो है बस ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो रही होती है तो उसमें सीजर्स आते हैं, ठीक है। सीजर्स क्या होते हैं? एपिसोड्स होती हैं ऑफ डिस्टर्ब्ड ब्रेन एक्टिविटी दैट कॉजेस चेंजेस इन अटेंशन और बिहेवियर। आप किसी को सीजर हो तो उसको पता नहीं होता मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। वो बस काम रहा होता है, वाइब्रेशन मोड पे लगा होता है बेसिकली, बस दैट्स इट।